तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने जो देखा वह लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए था, जिसमें एक वोलेटाइल लिक्विड को हमने दूसरे वोलेटाइल लिक्विड में मिक्स करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लिया था। लेकिन अब हमें जो देखना है वो ये देखना है कि एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को, जैसे कि NaCl है, यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, इनको अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वेपर प्रेशर में क्या चेंजेस आता है, मींस फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट और मिक्सिंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो हमें सॉल्यूशन का जो टाइप देखना है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग सॉलिड इन लिक्विड, और कह सकते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब हमें इस केस के बारे में बात करना है। एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं, या एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं। तो हमें देखना है कि वेपर प्रेशर में क्या चेंजेस आता है। तो आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पे इसका सरफेस एरिया जो है वो कितना है, क्योंकि सरफेस एरिया पे रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करता है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया यहाँ पे कितना ज्यादा है। तो आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो निकल के एवोपोरेट होते रहेंगे और वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन करते रहेंगे। ये मान लो कि प्योर सॉल्वेंट था, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर वेपर प्रेशर आएगा यहाँ पे। लेकिन जब हमने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया, हम सरफेस के मॉलिक्यूल से दिखा रहे हैं यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करें तो वो भी क्या होगा, इनके बीच बीच में आएगा, वो भी तो इनके बीच में प्रेजेंट रहेगा। तो ये क्या है, नॉन वोलेटाइल ये सॉल्यूट है, ठीक। और ये क्या है, वोलेटाइल आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। अब आप देख रहे हो कि अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए सरफेस एरिया कम हो गया है, क्योंकि बीच बीच में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है जो कि नॉन वोलेटाइल है। तो पहला बात तो क्या हुआ, इसके कारण से इसका सरफेस एरिया कम हुआ, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अब सरफेस पे कम प्रेजेंट है, तो इनका रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, अपने आप डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा बात, जो ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, जो एनर्जी कहीं से भी इसको मिलेगा जो इसके इवापोरेशन को इंक्रीज करता है, उस एनर्जी को सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी एब्जॉर्ब करेंगे। वोलेटाइल तो नहीं होंगे लेकिन एब्जॉर्ब जरूर करेंगे। और इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन होगा, जो उनकी काइनेटिक एनर्जीज होगा, उसमें भी वो इंटरैक्शन क्रिएट करते हैं। इसके कारण से क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो कि वोलेटाइल था उसका इवापोरेशन का जो रेट होगा वो घट जाएगा। तो क्या होगा, पहला बात, लेस सरफेस एरिया is available
फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इसको मान लेते हैं जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं ए, और अपने नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है इनको हम मान लेते हैं बी, या एक ये अभी से आपको कंफ्यूजन हो इसको 1 और 2 भी मान सकते हो, जो मर्जी मान लो। तो पहला लेस सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अगर उनको लेस सरफेस एरिया अवेलेबल होगा तो क्या होगा, सो लोअर रेट ऑफ evaporation and cause lowering in vapor pressure। पहला बात हो गया। दूसरा बात क्या होता है, ये जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं दे आल्सो एब्जॉर्ब द एनर्जी। Solute molecule also absorb energy। तीसरा, less kinetic energy of solvent molecule and लोअर रेट ऑफ मूवमेंट। इनका लोअर रेट ऑफ मूवमेंट होगा, इसके कारण से भी इनको कम स्पेस मिलेगा, ज्यादा कोलिजन होगा, इस कारण से इनकी एनर्जी डिक्रीज करती है, इनको सरफेस एरिया कम मिलता है, और जो भी एनर्जी मिलेगा उसको सॉल्यूट भी एब्जॉर्ब करेगा, सॉल्वेंट भी एब्जॉर्ब करेगा। सॉल्यूट एनर्जी एब्जॉर्ब जरूर करेगा लेकिन वोलेटाइल नहीं होगा। इन सब कारणों से क्या होता है कि जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो जितना ज्यादा आप डिसॉल्व करोगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, उतना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा, उतना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करता है। तो आप यहां पर कह सकते हो by dissolving non-volatile solute decreases vapor pressure of solution। तो हमने सॉल्यूट को क्या माना था 2 और सॉल्वेंट को माना था 1। तो हम लोग पुराना वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। टोटल प्रेशर इक्वल क्या था, P नॉट ऑफ 1 इंटू x1 प्लस P नॉट ऑफ 2 इंटू x2। ये पहले फॉर्मूला हमने देखा था डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर के थ्रू। तो P नॉट ऑफ 1 इंटू x1, 1 क्या था, सॉल्वेंट था, तो ठीक है। P नॉट ऑफ 1 इंटू x1 प्लस P नॉट ऑफ 2 जो क्या था, नॉन वोलेटाइल था, नॉन वोलेटाइल होगा उसमें P नॉट ऑफ 2 क्या होगा, 0 होगा इंटू x2। तो क्या समझ आया हमको, P इक्वल टू P नॉट ऑफ 1 इंटू x1। अब आप जानते हो सिंस P नॉट ऑफ 1 ये क्या है, एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विच इज ए कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट होता है। तो हम कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू x1। मतलब क्या समझ आया कि जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है उस केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वोलेटाइल कंपोनेंट
के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है, क्या निकल के आता है, इफ नॉन वोलाटाइल solute dissolve then vapor pressure of solution is proportional to mole fraction of वोलाटाइल सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये राउट लॉ का इस्तेमाल करके हम लोगों ने एक नया कंक्लूजन भी निकाल लिया। क्या देखा कि अगर एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया एक वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, वोलाटाइल सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पर ही डिपेंड करेगा। अब इसको अगर ग्राफ के थ्रू पर दिखाया जाए तो अब क्या देखोगे, ये कुछ ऐसे जाएगा। जैसे मान लो कि यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कितना है, 0 है, तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कितना है, 1 अगर हो गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 अगर 0 था तो कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका वही P0 हो जाएगा। तो टोटल ये डिपेंड करेगा किसके, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करेगा। तो ये कुछ बातें था राउल्ट लॉ के बारे में, जो काफी कुछ आपको वेपर प्रेशर के बारे में बताता है, और इन कई तरह के सॉल्यूशंस के लिए हम लोगों ने करके देख लिया। यहाँ पे कल जो है हम कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर से रिलेटेड। इसके बाद हम देखेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और उनको कौन कौन से थर्मोडायनेमिकल कंडीशन जो हैं उनके लिए जरूरी होगा, कौन कौन से फैक्टर्स उसको प्रभावित करेंगे। इन सब बातों को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और ये जान जाओ कि इस लेक्चर से रिलेटेड बाकी जो लेक्चर्स होंगे इनके आपको हम लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। अगर मान लो कि कोई बात प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है और आपने नहीं देखा है, तो आप उसके लिंक से जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हो। तुम लोग इसको अच्छे से रीड करो, अपने एनसीईआरटी बुक का इस्तेमाल करो, साइड बुक का इस्तेमाल करो, अच्छे से इनको और ज्यादा याद करो, लर्न करो। कोई समस्या हो तो जरूर। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण से हम डिसाइड करेंगे कि यह आइडियल है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग कुछ बातों को पहले देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि आप लोग समाज में, सोसाइटी में देखते होंगे, बोलते ही इज ए आइडियल स्टूडेंट, ही इज ए आइडियल पर्सन। तो किसको आइडियल बोला जाता है, जो सारे नियम को, सारे रूल्स को फॉलो करता हो, रूल्स का वायलेंस न करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल पर्सन। ऐसे ही हम सॉल्यूशन में भी चेक करते हैं, तो बोलेंगे कि वह सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, मतलब जिसको हम प्रेडिक्ट कर सके कि इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर इतना हो जाएगा, या इस कंसंट्रेशन पे इसका वेपर प्रेशर इतना घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो जिस सॉल्यूशन के बारे में हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन विच फॉलो द राउल्ट्स लॉ एंड वी कैन प्रेडिक्ट इट्स
vapor pressure at any concentration, then such solution are the ideal solution. क्या बोला गया? हम सामान्य भाषा में आसानी से बोल सकते हैं solution which follow राउल्ट्स लॉ, विच फॉलो राउल्ट्स लॉ, जो भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वह आइडियल सॉल्यूशन होगा। विच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन, और एट एनी कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं, और एट एनी कंसंट्रेशन। तो क्या बोला गया? वह सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में फॉलो करेगा, तो वह होगा आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं। उन बातों के रहने पे ही हम किसी सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो हमने कहा ना कि आइडियल होना है तो कुछ टर्म एंड कंडीशन फॉलो करना होगा, रूल्स को फॉलो करना होगा, तभी किसी को हम आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे या आइडियल पर्सन बोलते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? तो जो सबसे पहला नियम है आइडियल सॉल्यूशन बनने का, वो क्या है कि जब हम दो कंपोनेंट को मिलाएंगे और एक सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन के बनने में न तो हीट रिलीज होना चाहिए और न ही हीट को एब्जॉर्ब होना चाहिए। क्या बोला गया? When two components mix together to form a solution, then in such process no heat is released or no heat is absorbed. अगर ऐसा नहीं होगा तो वहां पे डेल्टा H मीन्स चेंज इन इंथैल्पी क्या होना चाहिए? 0। तो पहला कंडीशन है in formation of solution no heat is absorbed or released in process। इसका मतलब क्या होगा? मीन्स हीट एक्सचेंज इज क्या होगा? 0। यहां पे हीट एक्सचेंज क्या हो गया? 0 हो गया। इस प्रोसेस में न तो हीट को रिलीज किया गया और न ही हीट को एब्जॉर्ब किया गया। और हीट अगर चेंज नहीं हुआ तो आपने 11th में पढ़ा है, ऐसे सिचुएशन में डेल्टा H ऑफ मिक्सचर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये कई बार आपको बोर्ड में पूछा गया है इस बात को, ऐसे सिचुएशन में डेल्टा H मिक्सचर क्या होगा? तो वहां पे 0 होना चाहिए, चेंज इन एंथैल्पी 0 होना चाहिए। यह आइडियल सॉल्यूशन बनने का पहला सिचुएशन है। क्या कि आइडियल सॉल्यूशन बनने पे हीट एक्सचेंज शुड बी 0 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो दूसरा कंडीशन है, अगर किसी सॉल्यूशन को हमें आइडियल सॉल्यूशन बनाना है तो क्या होना चाहिए? डेल्टा V मीन्स चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए? मिक्सचर का 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कंपोनेंट का मान लो वॉल्यूम V1 है, दूसरे कंपोनेंट का वॉल्यूम V2 है, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो V1
न उससे 1 ml कम न उससे 1 ml ज्यादा। मतलब डेल्टा वॉल्यूम जो चेंज इन वॉल्यूम है तो डेल्टा V का वैल्यू है वो शुड भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या बोला गया, इन फॉर्मेशन ऑफ solution no change in volume occurs। यहां पर निश्चित रूप से चेंज इन वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। मीन्स volume of solution equal to sum of volume of solute and solvent। मीन्स जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, न 1 ml कम न 1 ml ज्यादा। ऐसे कंडीशन में डेल्टा V मिक्सचर का कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात दूसरा ये है, क्या बोला गया, 2 सिचुएशन बोला गया कि अगर एक आइडियल सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूशन के बनने के प्रोसेस में न ही हीट को रिलीज होना चाहिए और न ही हीट को एब्जॉर्ब होना चाहिए। मीन्स एक्सचेंज इन हीट 0 होगा, सो डेल्टा H मिक्सचर 0। तो स्टूडेंट इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने देखा कि चेंज इन वॉल्यूम शुड भी 0 होना चाहिए। मीन्स कि अगर वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होना चाहिए, जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वह सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम का सम होना चाहिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को जोड़ने में जितना आएगा उतना ही वॉल्यूम सॉल्यूशन का होना चाहिए। सो आपने देखा कि डेल्टा V ऑफ मिक्सचर शुड बी 0 है यहाँ पे। तो ये दो जो फैक्टर्स हैं वह फिजिकल लेवल पे हैं और थर्मोडायनेमिकल लेवल पे हैं, जो कि आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए जरूरी है। अब हम देखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वह है मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल पे जो कंडीशन होगा वह भी जरूरी होगा कि वह एक आइडियल सॉल्यूशन होगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे आइडियल सॉल्यूशन बनने का क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर कंडीशंस कर सकते हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि अगर एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो जो सॉल्यूट होगा अपने एक प्योर स्टेट में उनके मॉलिक्यूल के बीच में भी एक इंटरेक्शन होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं जो सॉल्यूट है वो कौन है, ए है,
तो सॉल्यूट के जो सभी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में क्या हुआ, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो कौन सा लगेगा, ये फोर्स लगेगा इनके बीच में। हमने कहा ना कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी कंपोनेंट होगा तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अगर आपका सॉल्यूट ए है तो उनके बीच में ए के बीच में क्या होगा, एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगा। ऐसे क्या है, अगर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है, अगर आपका बी है, जो सॉल्वेंट अगर बी है तो इनके बीच में ऐसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या लगेगा, बी 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 ऐसे लगेगा। तो सॉल्वेंट के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स और ये हो गया सॉल्यूट के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ये कब है, प्योर स्टेट में। ये सब कब है, ये अपने प्योर स्टेट में है, मतलब इसमें कोई मिक्सिंग नहीं हुआ है। अब जब हम क्या किया, हमने ए को बी में डिसॉल्व कर दिया, मीन्स सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया। अब जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा तो उस समय एक नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी स्टार्ट होगा, जो क्या होगा, ए और बी के बीच में होगा। मीन्स सॉल्यूशन आप केस देखते हैं, सॉल्यूशन में क्या हो गया, ए बी का सॉल्यूशन हुआ तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, ए बी ऐसा भी हो सकता है। तो अब क्या हुआ, सॉल्यूशन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए बी के अलावा ए बी का भी होगा। और यही इंपॉर्टेंट बात शुरू होता है, इफ जो सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा या उसी के आसपास होगा, तो रेट ऑफ एवापोरेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना इसका था उसी के आसपास इसका भी है, तो ऐसे केस में जो मॉलिक्यूल का स्किप होके बाहर आना, जो एवापोरेट होने की प्रोसेस अभी भी उतना ही बना रहेगा। इसके कारण से वेपर प्रेशर में कोई खास चेंजेस नहीं होंगे। तो क्या बोला गया, फॉर आइडियल सॉल्यूशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के आसपास होगा। अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगभग बराबर आते हैं, तो यहां पे क्या होगा, रेट ऑफ evaporation nearly same as rate of evaporation in pure state of सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के प्योर स्टेट में जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा, वही सॉल्यूशन के केस में भी रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। देयरफॉर वेपर प्रेशर क्या होगा, अनचेंज्ड। वेपर प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं होगा, और अगर वेपर प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं होगा तो हम बड़े आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका
अगले कंसंट्रेशन पे या अगले टेम्परेचर पे क्या वेपर प्रेशर होने वाला है, और ये बड़े आराम से राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। सो दिस इज सम कंडीशंस फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। एग्जांपल लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के कौन कौन एग्जांपल हो सकते हैं। इसे देखो, बेंजीन और टॉलुईन का मिक्सचर है, इनमें भी कोई खास चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। ऐसे क्या है, एनहेक्सेन और एनहेप्टेन का मिक्सचर है, ये भी क्या होगा, एक आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल में है। इसे एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल लिख देते हैं, एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन का जो मिक्सचर होगा। फिर मैंने बताया अभी बेंजीन एंड टॉलुईन का मिक्सचर होगा। ये लोग क्या होंगे, एक आइडियल सॉल्यूशन को बनाएंगे। तो ये कुछ बातें हो गया आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गया होगा। हमने कंडीशन लिख दिया और मॉलिक्यूलर लेवल पे भी समझा दिया। इसको थोड़ा अच्छे से आप समझोगे, पुराने लेक्चर से कोरिलेट करोगे तो बात बड़े अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आपने देखा था कि जो वेपर प्रेशर है वो रेट ऑफ एवापोरेशन पे डिपेंड करता है, और एवापोरेशन किस पे डिपेंड करता है, वह इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। इसलिए यह बात अच्छे से समझ में आना जरूरी है। और स्टूडेंट्स, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आइडियल सॉल्यूशन होने का, बहुत ही जरूरी है, वो है कि सॉल्यूट शुड नॉट बी डिसोसिएट और एसोसिएट। सॉल्यूट को निश्चित रूप से डिसोसिएट या फिर एसोसिएट नहीं करना चाहिए। क्या बोला गया था, solute should not be dissociate or associate। अगर solute डिसोसिएट या एसोसिएट करने लगेगा तो वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे असर पड़ने लगेगा, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे असर होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज होने लगेंगे। इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल को सेम रखने के लिए अगर आप आइडियल सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूट को निश्चित रूप से डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करना चाहिए। जैसे कि देखो, यूरिया है, वो डिसोसिएट नहीं करेगा। यूरिया इसे NH2CO NH2 NH2CO NH2, ये जो है यूरिया है, ये डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करेगा। नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन। ऐसे आपका ग्लूकोज है, नो डिसोसिएशन। देखिए ये आपका सुक्रोज हो जाए तो, या NaCl हो जाए तो NaCl क्या शो कर दिया, डिसोसिएशन शो कर दिया। C12H22O11 मतलब सुक्रोज है प्लस वाटर। जहां भरा पानी में ये क्या किया, C6H12O6 प्लस C6H12O6, यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया। तो ये नॉन आइडियल के कंडीशन में आ जाएंगे, और ये क्या आ जाएंगे, आइडियल के। आइडियल के क्या होना चाहिए, सॉल्यूट शुड नॉट बी डिसोसिएट और एसोसिएट। तो ये कुछ कंडीशन था आइडियल के लिए। अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल का। तो स्टूडेंट्स, आप बोलोगे ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के नियम को नहीं मानता हो, राउल्ट्स के नियम को फॉलो नहीं करता हो, वो क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। मीन्स we cannot predict exactly that what its vapor pressure at the
नेक्स्ट कंसंट्रेशन, अगला जो भी आप कंसंट्रेशन बनाओगे सोल्यूशन का, उस कंसंट्रेशन पे इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा हम प्रेडिक्ट करना हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये राउल्स के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, सोल्यूशन विच नॉट फॉलो राउल्स लॉ एट और कंसंट्रेशन, जो कि सभी कंसंट्रेशन के राउल्स के नियम को नहीं मानता है, वो क्या होगा, आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। सीधी बात है, आप इसका सिचुएशन भी समझ गए होंगे। ऐसे सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो थर्मोडायनेमिकल कंडीशन क्या होगा कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वहां पे डेल्टा एच मिक्सचर जो चेंज इन एंथैल्पी होगा वो अब जीरो नहीं होगा, वो जीरो से तो बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा। मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या फिर निगेटिव आएगी। मीन्स इस प्रोसेस में या तो हीट एब्जॉर्ब होगा या फिर हीट रिलीज होगा। तो हम क्या बोला, पहला कंडीशन, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो के बराबर नहीं होगा। डेल्टा एच मिक्सचर क्या होगा, पॉजिटिव, और डेल्टा एच मिक्सचर क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सचर पॉजिटिव मीन्स क्या होगा, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सोथर्मिक। जैसे आप देखे होंगे कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोलते हो तो हीट रिलीज होता है। जब हीट रिलीज हुआ डेल्टा एच का वैल्यू क्या हुआ, वहां पे निगेटिव होगा। सो इट्स नॉट फॉर्म ए आइडियल सॉल्यूशन, दे फॉर्म ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये क्या हुआ, ये आपका थर्मोडायनेमिकल लेवल पे पहला बात बताया हमने कि ऐसे सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सचर नॉट इक्वल टू जीरो, इट्स मे बी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन द जीरो। दूसरा बात क्या होगा, डेल्टा वी मीन्स जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मतलब इसके वॉल्यूम में भी चेंजेस आएंगे। हम इनके वॉल्यूम को जो प्रेडिक्ट करते थे वो वॉल्यूम नहीं रहेगा, या तो वॉल्यूम थोड़ा सा मिक्स करने के बाद बढ़ जाएगा या वॉल्यूम घट जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, डेल्टा वी मिक्सचर नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा एच मिक्सचर नॉट इक्वल टू जीरो। तीसरा बात क्या होगा, solute started to dissociate or associate। solute जो है या तो डिसोसिएट कर जाएगा या फिर एसोसिएट। जैसे कि देखो, अगर आपने नमक को घोला, वो खाना जानते हो इनमें पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव हो जाएगा। या फिर ऐसे ही आप कोई भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हो, अगर वो डिसोसिएट कर गया, या फिर अगर 2 मॉलिक्यूलर एसिटिक एसिड है वो डाइमराइज करके एसोसिएट कर गया, तो दे फॉर्म द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ऐसे जब भी सॉल्यूशन बनेंगे तो वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही बनेंगे, उनमें आइडियल होने का कोई कारण नहीं होगा।
तो ये तो हो गया इनका फिजिकल लेवल पे। अब हम देखते हैं इनके मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या कंडीशंस है एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनने का। तो श्योर है क्या होगा, जो आइडियल था उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। Molecular condition for non-ideal solution। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होने का मॉलिक्यूलर कंडीशन क्या होगा। तो जैसा आपने आइडियल देखा था कि प्योर स्टेट में वहां पे क्या था, सल्यूट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, वही सॉल्यूशन के बीच का भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स था। वहां पे कोई डिफरेंस नहीं आया था। लेकिन नॉन आइडियल के केस में ऐसा नहीं रहेगा। जिसे देखते हैं सल्यूट का अगर ए है, अगर हम इसको थोड़ा सा अलग से दिखाते हैं, एक्स दिखाते हैं, तो एक्स 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 ये क्या होगा, क्योंकि प्योर स्टेटमेंट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे यहाँ पे अगर सॉल्वेंट अगर वाई हुआ तो वाई वाई ये सब क्या हुआ, इनके प्योर स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। अब जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे इनका, इसका एक्स वाई का, तो यहां पे क्या होगा, उनके अपने अट्रैक्शन फोर्स के अलावा एक नया अट्रैक्शन फोर्स एक्स वाई का होगा। और ये जो एक्स वाई का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यह क्या होगा, बड़ा हो सकता है एक्स एक्स एंड वाई वाई से। अब तुम सोचो, अगर सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक्स वाई का, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होगा। तो अब दिमाग लगा के सोचो कि सॉल्यूशन अब ज्यादा तेजी से इवापोरेट करेगा कि स्लोली इवापोरेट करेगा। अब चाहो उसको सोच सकते हो दिमाग लगा करके कि अगर सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया पहले की कंपैरिजन में, तो अब मॉलिक्यूल जल्दी स्किप करके बाहर नहीं आ पाएगा। और जब जल्दी मॉलिक्यूल स्किप करके बाहर नहीं आ पाएगा तो हमारी सोच से कम वेपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन घट जाएगा। यहां पे क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, डिक्रीज हो गया। और जब यहां पर रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा तो यहां पे क्या होगा, सो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीजेस देन एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर। तो जो हमने एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर था उससे इसका वेपर प्रेशर कम आएगा। अब देखो, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सच सॉल्यूशन शोज द निगेटिव डेविएशन। मींस हमारे सोच से अगर कम वेपर प्रेशर आया उसको हम क्या बोलेंगे, सच सॉल्यूशन शोज द निगेटिव वेपर प्रेशर। तो such solution shows, इसको हम निगेटिव डेविएशन कहें, निगेटिव डेविएशन, क्योंकि निगेटिव वेपर प्रेशर शो किया, ये अच्छा शब्द नहीं होगा इसके लिए। ये बोलना है कि जो इसका वेपर प्रेशर है वो हमारे एक्सपेक्टेड से कम आया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, या
निगेटिव डेविएशन शो किया, क्योंकि डेविएशन क्या था, जैसा हमने सोचा उससे अलग रिजल्ट आया, और जब हमारे सोच से अलग रिजल्ट आया उसको हम क्या बोलेंगे, डेविएशन। सोच से कम अगर रिजल्ट आया निगेटिव डेविएशन, सोच से अगर ज्यादा आया तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, निगेटिव डेविएशन है। क्यों? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर हमने जो सोचा था उससे कम आया है। ये पहला कंडीशन हुआ, इसने निगेटिव डेविएशन शो किया। और अगर इसी में हम दूसरा कंडीशन बनाते हैं, क्या सब कुछ यही है, सिर्फ ये ऐसा हो गया, सब कुछ यही है, सिर्फ क्या हो गया, अब जो सॉल्यूशन के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वह सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम है। और अगर कम है तो मॉलिक्यूल जल्दी टूटेंगे, जल्दी बाहर आएंगे, जल्दी स्किप kरेंगे, और वेपर प्रेशर क्या होगा, ऐसे कंडीशन में ज्यादा आएगा। तुम क्या पढ़ेंगे, इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन solution is less than intermolecular force of attraction of solute and solvent, तो क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करेगा। वेपर प्रेशर भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। और जब वेपर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, such solution shows positive, such solution shows positive deviation। अब ये क्या शो करेंगे, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर आएगा वो हमारे एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज्यादा आएगा, और जब ज्यादा आएगा तो हम बोलेंगे ये क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अब इस आधार पे सॉल्यूशन के जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उनमें भी काफी कुछ चेंजेस आएगा, और उससे बनेगा एजेट्रोपिक मिक्सचर। उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन को समझने के बाद इसको हम ग्राफिकल लेवल से देखते हैं कि यह जो राउल्ट ने जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसके हिसाब से इसमें डेविएशंस कैसे होते हैं। आपको प्रीवियस क्लासेस में आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी ग्राफ एक बार ड्रॉ किया गया था। आप देखो कि अगर आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो कि या तो निगेटिव या पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, तो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा। जैसे मान लो सॉल्यूशन में आपके पास क्या कंपोनेंट थे, एक्स और वाई था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई कितना है, 0 है। तो आप लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लासेस में, आपने देखा था कि यहाँ पे यह ग्राफ वहां पे मैं ये अभी मान के चला था
और ये क्या हुआ था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे यह पी नॉट ऑफ एक्स हो जाएगा और ये पी नॉट ऑफ वाई हो जाएगा, पी नॉट ऑफ एक्स और ये पी नॉट ऑफ वाई हो जाएगा। तो ये आइडियल के केस में होगा। नॉन आइडियल में क्या होगा, वो या तो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे या फिर पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो यहां पे आप देखोगे अगर ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, आप देखोगे कि ग्राफ जो है ऐसे नेगेटिव होकर के यहां पर पहुंचेगा। ऐसे इसका भी ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव शो कर रहा है। तो सॉल्यूशन का भी क्या होगा, ग्राफ नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ये किसके लिए होगा, नेगेटिव डेविएशन के लिए होगा। फॉर नेगेटिव डेविएशन के देखा गया कि जो आइडियल के केस में सीधा ग्राफ जा रहा था वो क्या, एक कर्व का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है, और ये जो कर्व है हमारे एक्सपेक्टेड से नीचे है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से नीचे है, मतलब यह एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो नेगेटिव डेविएशन शो किया। ऐसे चाहे तो हम लोग पॉजिटिव डेविएशन के लिए भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, सेम चीज हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई 1 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई 0 है। सेम ग्राफ जाएगा आपका। तो पॉजिटिव डेविएशन केस में क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा का वेपर प्रेशर यहां पे आ रहा है। आप लोग खुद देखोगे एक्सपेक्टेड से ज्यादा का वेपर प्रेशर यहां पे आया। यहां पे क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो आप क्या देख रहे हो, जो नॉर्मल जो आइडियल केस में होना चाहिए था वेपर प्रेशर, उससे ज्यादा वेपर प्रेशर इन लोगों में आ रहा है। सो ये कौन से सॉल्यूशन शो करेंगे इसको, पॉजिटिव डेविएशन। जो सॉल्यूशन शो करते होंगे उनका ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये कुछ बातें था किसके लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। और यही नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या शो करते हैं, यही नॉन आइडियल सॉल्यूशन एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम लोग और डिटेल अगले क्लास में पढ़ेंगे एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशंस के बारे में। तब तक तुम उसको अच्छे से तैयारी करो और जो कुछ डाउट्स होगा उसे पूछते रहो।